नमस्ते। गवर्नमेंट कॉलेज देवरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज देवरी। हम प्लेटो का जो थर्ड ईयर की क्लास है उसमें प्लेटो का अध्ययन कर रहे हैं। प्लेटो को मैंने इससे पहले 2-3 वीडियो डाल चुकी हूँ। उसमें हमने आदर्श राज्य, न्याय वगैरह आदि हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत या उसका शिक्षा दर्शन। प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की कल्पना की थी, उस आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए, उसको चलाने के लिए दार्शनिक शासकों की आवश्यकता है। दार्शनिक शासक ही उस राज्य को चलाएंगे। उन दार्शनिक शासकों को तैयार करने का दायित्व, यानी दार्शनिक शासक कैसे बनेंगे, उनकी पूरा प्रशिक्षण एक पर्टिकुलर शिक्षा व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा, ऐसा प्लेटो ने कल्पना की थी। और उसके लिए उसने पूरी शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया है, अपनी कैसी कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो आदर्श राज्य था उसके 2 आधार स्तंभ बताए थे। तो शिक्षा जो एक सकारात्मक तरीका था, दूसरा है साम्यवाद जो एक नकारात्मक तरीका था। शिक्षा क्या है? शिक्षा समाज की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। शिक्षा से ही श्रेष्ठ चरित्र वाले व्यक्तियों का निर्माण होता है, जो कि आदर्श राज्य के संचालन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। तो रिपब्लिक में जो मूल उद्देश्य था वो था न्याय की प्राप्ति, और इसका मुख्य माध्यम और स्रोत था शिक्षा। यानी रिपब्लिक के अंदर जो न्याय की प्राप्ति है वो केवल शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती थी। रिपब्लिक में संरक्षक वर्ग मतलब जो शासक वर्ग है, उसकी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन किया है प्लेटो ने। और इस पर रूसो ने कहा था कि रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं, वरन एक शिक्षा पर कभी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रिपब्लिक में शिक्षा योजना जीवन के संपूर्ण दृष्टिकोण को बदलकर बुराई को मूल से खत्म करती है तथा जीवन यापन के गलत ढंग चल रहा था उसमें सुधार करने की चेष्टा करती है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा को उस परिवेश में लाना है जो उसके विकास की अवस्था में उसके उन्नत विकास के लिए सबसे अधिक अनुकूल होती है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपना समुचित स्थान बना सकता है और उसके अनुरूप ही अपने को ढालता रहता है। तो प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा व्यवस्था की चर्चा की है या उसको बताया है, उससे पहले उसने उस काल में, यानी प्लेटो का जो वहाँ काल था, तात्कालिक समय में यूनान के जो नगर राज्यों में जो शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी, पहले उसका वर्णन किया है कि पहले यहाँ पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी, फिर उसने अपनी शिक्षा का वर्णन किया है। तो प्लेटो से पहले वहाँ पर यानी प्लेटो के टाइम में जो शिक्षा थी उसकी पृष्ठभूमि में 2 नगर राज्यों की शिक्षा व्यवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया। पहली है एथेंस की शिक्षा पद्धति, दूसरी है स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। ये एथेंस और स्पार्टा यूनान के नगर राज्य थे। ठीक है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को प्रस्तुत करने से पहले उस समय प्रचलित यूनानी शिक्षा पद्धतियों का भी वर्णन किया है। ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार की थी। पहली है एथेंस की। एथेंस में क्या है कि शिक्षा की कोई सार्वजनिक राज्य की व्यवस्था नहीं थी, राज्य की तरफ से कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। लोग व्यक्तिगत रूप से उसको व्यवस्था करते थे, यानी शिक्षा व्यक्तिगत विषय था, राज्य का कर्तव्य नहीं था। राज्य की ओर से शिक्षा संस्थानों को कोई भी सहायता नहीं मिलती थी। माता पिता का कर्तव्य था कि वे अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का खुद प्रबंध करें। ठीक है। लेकिन लड़कियों पर यह नियम लागू नहीं होता था। ये एक नियम बना हुआ था यहाँ पे। ये किसने दिया था? सोलन ने एक नियम दिया था, उसके अनुसार है। शिक्षा व्यवस्था के 3 स्तर थे। कहाँ पर? एथेंस में। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए थी। इसके अंतर्गत जो मुख्य विषय थे वो पढ़ना, लिखना, व्यायाम, साहित्य यानी नैतिक और धर्म की शिक्षा, संगीत की, खेलकूद की शिक्षा दी जाती थी। दूसरा था जो माध्यमिक शिक्षा थी, 14 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए। ये बहुत महंगी थी। इसके लिए सोफिस्टो यानी कि जो धनी वर्ग है ना, उनकी स्कूलों में शुल्क देकर जाना पड़ता था। धनी लोग ही इसे प्राप्त करने के लिए सक्षम थे। सोफिस्टों को अलंकार शास्त्र, भाषण कला, राजनीति, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। और जो उच्च शिक्षा थी एथेंस में 18 से 20 वर्ष के लिए, ये शिक्षा का सर्वोच्च स्तर था या सोपान था। 2 वर्ष की अवधि की शिक्षा थी। इसमें विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता था तथा जिसकी व्यवस्था राज्य करता था। यानी कि केवल यही एक शिक्षा का जो पीरियड था जिसमें केवल राज्य अपनी तरफ से व्यवस्था करता था सैनिक तैयार करने के लिए, क्योंकि सैनिक तो राज्य की सुरक्षा के लिए ही होते हैं। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो शिक्षा है सब व्यक्तिगत व्यापार बन चुकी थी। नागरिक अधिकार प्राप्ति के लिए वहाँ
कि प्रत्येक नवयुवक को ये सैन्य शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य था। तो ये थी एथेंस की शिक्षा पद्धति। अब आती स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था राज्य के अधीन थी। बच्चे के जब 7 साल हो जाता था बच्चा, तो उसको राज्य अपने अधीन ले लेता था। वहाँ की शिक्षा का प्रमुख जो आधार था वो सैनिक शिक्षा थी, यानी जिसका उद्देश्य अच्छे लड़ाकू सैनिक तैयार करना था ताकि स्पार्टा की रक्षा की जा सकती, यानी कि वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। सैनिक जितने ज़्यादा होंगे उतनी राज्य की जो सुरक्षा की चिंता है वो कम हो जाएगी। जो नवयुवक थे इनको विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक परीक्षाएं इनकी ली जाती थी। यहाँ स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी ताकि उनकी संतान बलवान और पुष्ट हो सके। वहाँ पारिवारिक जीवन राज्य की आवश्यकताओं के आगे गौण था। पति पत्नी वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन का भोग नहीं पाते थे। स्पार्टा का सामाजिक जो व्यवस्था थी वो राज्य की सैनिक आवश्यकताओं के ही अनुकूल थी। सभी नागरिक सामूहिक भोजनालयों में भोजन करते थे। वहाँ अमीर व गरीब के बीच में कोई भेद नहीं था। वहाँ लोहे की मुद्रा चलती थी, जबकि लोग सोना अपने घर में रख सकते थे, लेकिन मुद्रा लोहे की चलती थी। स्पार्टा का शासन कुलीन व्यक्तियों के हाथों में था जो अपनी पारिवारिक व आर्थिक चिंताओं से मुक्त रहकर राज्य के कार्य व राज्य द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में अपना पूरा समय लगाते थे। एथेंस के युवक भी शिक्षा प्राप्त करने में वहाँ जाते थे। शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि दूसरे नगर राज्यों के लोग भी वहाँ जाते थे। तो ये प्लेटो के समय में प्रचलित वहाँ के नगर राज्यों की शिक्षा व्यवस्था थी। अब आता है खुद प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था क्या थी? ठीक है, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जो शिक्षा योजना अपनाने पर बल दिया उसमें एथेंस व स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों के गुणों को अपनाया गया तथा दोषों को दूर करने की कोशिश की गई। अर्थात इसमें एथेंस की बौद्धिक शिक्षा व स्पार्टा की शारीरिक शिक्षा दोनों को जोड़ा गया है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में थी। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत, यानी पूरा व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से लेकर और जब तक वो 40-50 साल का होता तब तक वो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया थी। यानी व्यक्ति पूरी जिंदगी शिक्षा ही प्राप्त करता रहता था, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। जो प्लेटो की शिक्षा योजना है, वो शिक्षा कार्यक्रम है, उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक स्तर और दूसरा है उच्च स्तर उच्च शिक्षा। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बाल्यकाल से युवा काल के लिए होती है। प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा के भी 3 स्तर बताए हैं, 3 भाग बताए हैं। 0 से 6 वर्ष तक की शिक्षा, इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों शामिल होते हैं। इस दौरान बच्चों को निर्मल और स्वस्थ नैतिकता की सीख देने वाली कहानियों के माध्यम से नैतिक व धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इस स्तर में शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यायाम व संगीत प्रमुख विषय थे। इसमें अक्षर ज्ञान भी दिया जाता था। प्लेटो कहता है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम है, यानी दोनों चीज़ों को इस वर्ष के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानता था। अब व्यायाम हम सोचते हैं हम सुबह उठते हैं एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो व्यायाम है नहीं। व्यायाम के द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है। व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरतें नहीं हैं। प्लेटो ने इसमें अच्छी खुराक यानी भोजन शास्त्र को, इन अच्छी खुराक हमें क्यों लेनी चाहिए, क्या क्या लेनी चाहिए, उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। व्यायाम तो है ही। चिकित्सा यानी औषधि शास्त्र, यानी शरीर के अंदर कोई रोग हो जाते हैं या रोगों से बचने के लिए हम कौन कौन सी औषधियों का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, किस मात्रा में करते हैं, वो भी इसमें शामिल है। संगीत का अर्थ केवल गाना सुनना, जो हम आजकल करते हैं ना, केवल गाना सुन लिया, ईयरफोन लगा लिए, डांस कर लिया, वो संगीत नहीं था। ठीक है, मानसिक शिक्षा के लिए प्लेटो संगीत को आवश्यक मानता है। संगीत में काव्य, गीत, नृत्य, साहित्य, मूर्ति, चित्र आदि ललित कलाओं का प्रतीक है। संगीत के अंदर इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। ये सब हैं जो मनुष्य के मन को सुशिक्षित बनाती हैं, उसमें उत्साह तथा विवेक की शक्तियों को जागृत करती हैं। प्लेटो ललित कलाओं के प्रशिक्षण में चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले साहित्य, ये याद करने वाली चीज़ है, कई बार आएगी जब इसकी आलोचना आएगी तब।
और इसके गुण आएंगे, विशेषताएं तब कि जो अच्छा प्रभाव डालने वाले हैं उनको तो वो रखता है, और जो चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाला साहित्य और कलाकृति हैं उन पर राज्य द्वारा कठोरता से प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था करता है। जो तीसरा स्तर की शिक्षा है वो 18 से 20 वर्ष के बच्चों के लिए है। इस अवधि में 2 वर्ष के दौरान संगीत व व्यायाम की शिक्षा के बाद साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने वाली कठोर सैनिक शिक्षा दी जाती थी। राज्य की सुरक्षा के लिए यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। तो प्रारंभिक स्तर की जो समस्त शिक्षा व्यवस्था है इसका उद्देश्य क्या है? सभी व्यक्तियों को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना। प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा की जो योजना बनाई है कोई नई योजना नहीं है। एथेंस और स्पार्टा में भी ऐसी शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, उसमें केवल इसने कुछ सुधार किया है। अब आती है उच्च शिक्षा। ठीक है, उच्च शिक्षा रिपब्लिक का सबसे मौलिक और अत्यंत विशिष्ट सुझाव है। ठीक है, यानी ये उच्च शिक्षा में जो प्लेटो ने जो कहा है वो उसके खुद के अपने विचार है। प्रारंभिक शिक्षा तो उसने केवल अपने समय की प्रचलित शिक्षाओं में ही सुधार किया था। प्लेटो की उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल शासक या संरक्षक वर्ग के लिए ही है, यानी ये सबके लिए नहीं, केवल जो शासक वर्ग है उसके लिए है, जबकि जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो सबके लिए है। संरक्षक वर्ग में भी केवल उन्हीं लोगों के लिए है उच्च शिक्षा जो दार्शनिक शासक के स्थान को ग्रहण करने के योग्य हों, यानी जो सैनिक बनना चाहते हैं उनके लिए नहीं, केवल जो दार्शनिक शासक बनना चाहते हैं या जो उसके लिए योग्य हैं उन्हीं के लिए ही ये उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य दार्शनिक शासक तैयार करना था। प्लेटो की जो उच्च शिक्षा है उसमें 2 स्तर हैं। प्रथम स्तर 20 से 30 वर्ष की शिक्षा, द्वितीय स्तर या द्वितीय चरण है वो है 30 से 35 वर्ष की शिक्षा। ठीक है, जो पहला स्तर है उसमें उच्च शिक्षा के प्रथम स्तर में 20 से 30 वर्ष के नवयुवकों के लिए है। इसमें प्लेटो विज्ञान और तर्क के अध्ययन पर बल देता है। इसका प्रमुख विषय क्या है? विज्ञान और तर्क। एक शासक के लिए आवश्यक गुणों के कारण इस स्तर पर पाठ्यक्रम में गणित, ज्योतिष और तर्कशास्त्र आदि विषयों को रखा गया है, जिसमें कुशाग्र बुद्धि वाले युवक युवतियां भविष्य में आदर्श शासक बन सके। प्लेटो की शिक्षा में गणित को विशेष स्थान दिया गया है। जो उसने एक शिक्षण संस्था स्थापित की थी, अकेडमी, उसके प्रवेश द्वार पर ये वाक्य भी लिखा हुआ है था कि ज्यामिति यानी गणित की शाखा है, उससे जो अपरिचित व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश ना करे, यानी गणित एक कंपलसरी सब्जेक्ट था, वो तो हाँ आना ही चाहिए। 10 वर्ष यानी 30 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा पाने वाले संरक्षकों को पुनः फिर एक अन्य स्तर की शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था, जो है दूसरा स्तर या दूसरा चरण 30 से 35 वर्ष तक का। उच्च शिक्षा का प्रथम स्तर पूरा करने के बाद में एक परीक्षा होती थी, उसमें जो पास होते थे विद्यार्थी उनको फिर 5 वर्ष की ये शिक्षा दी जाती थी द्वंद्ववाद की, क्योंकि प्लेटो का मत है कि द्वंद्ववाद ही वह साधन है जिसके द्वारा विशुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का औपचारिक कार्यक्रम 35 वर्ष की अवस्था में ही समाप्त हो जाता है, किंतु फिर भी वह संरक्षकों के लिए शिक्षण को अपूर्ण मानता है, क्योंकि अभी तक उन्हें कोरी बौद्धिक शिक्षा ही मिली है, उन्हें संसार का व्यावहारिक अनुभव नहीं है। अतः प्लेटो ने आगे के 15 वर्षों तक यानी 50 वर्ष की आयु तक एक ऐसी व्यवस्था की है कि ये बुद्धिजीवी दार्शनिक जीवन की पाठशाला में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए व्यवहारिक शिक्षा यानी व्यवहार है, सांसारिक शिक्षा है, उसको प्राप्त कर सकें। इस तरह से 50 वर्ष की आयु तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं में खरे उतरने वाले और लोक व्यवहार तथा शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की सहमति में शासक वर्ग या दार्शनिक बनने के अधिकारी हैं, और ये ही आदर्श राज्य का उत्तरदायित्व संभालेंगे। ठीक है, अब आती प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की या शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा, यानी प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था राज्य द्वारा है और अनिवार्य है। प्लेटो शिक्षा को निजी क्षेत्र में नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि राजकीय नियंत्रण के अभाव में शिक्षा सामाजिक हितों की पूर्ति न करके व्यवसाय बन जाती है, जैसे कि स्पार्टा और एथेंस में चल रहा था, जिससे केवल निजी हितों की पूर्ति होगी। इसलिए प्लेटो ने राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा की व्यवस्था की थी।
प्लेटो ने शिक्षा को राज्य के लिए अनिवार्य बताया। वे कहते हैं कि शिक्षा परिवार या माता पिता की इच्छा पर छोड़ने वाली वस्तु नहीं है, शिक्षा राज्य की ओर से की जाने वाली अनिवार्य व्यवस्था है। दूसरा है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक यानी पूरा संपूर्ण विकास करना है। इसी कारण ये वास्तविक व पूर्ण शिक्षा व्यवस्था है। तीसरा है, स्त्री और पुरुषों के लिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इसमें समान शिक्षा की व्यवस्था की गई है। प्लेटो की शिक्षा स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। प्लेटो दोनों की योग्यताओं में कोई अंतर नहीं करता है। वह दोनों को ही समान प्रशिक्षण देकर राज्य के कार्यों के लिए तैयार करना चाहता है। प्लेटो के राज्य में राजपद के द्वार स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही खुले हैं। प्लेटो का विश्वास था कि लड़के और लड़कियों की स्वाभाविक प्रतिभा में कोई अंतर नहीं होता है। प्लेटो की अगली विशेषता है कि प्लेटो की शिक्षा का 2 भागों में विभाजन है, हमने पहले देख ही चुका था। उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में प्लेटो द्वारा किया गया ये विभाजन मनोवैज्ञानिक और विज्ञान सम्मत है। दोनों प्रकार से ही, दोनों रूपों में ये सही है। अगला है, प्लेटो की शिक्षा योजना दार्शनिक शासकों को तैयार करती है। शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? दार्शनिक शासकों को तैयार करना। दार्शनिक, क्योंकि दार्शनिक राजा ही राज्य के सबसे प्रमुख व सर्वोत्तम तत्व विवेक का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्लेटो शिक्षा द्वारा ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता है जो दर्शन की ओर सबसे ज़्यादा उन्मुख हो और राज्य के कर्णधार के रूप में शासन व सेवा कार्य संपन्न कर सकें। ठीक है, अगली व्यवस्था है, शिक्षा के पाठ्यक्रम का आधार एक निश्चित आयु वर्ग है। शिक्षा के पाठ्यक्रम का आधार एक निश्चित आयु वर्ग, यानी कि एक निश्चित आयु के हिसाब से वर्ग बनाए गए हैं, वर्ग के हिसाब से उसका सिलेबस बनाया गया है। प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण एक निश्चित आयु वर्ग व बुद्धि के आधार पर किया गया है। आयु के हिसाब से शिक्षा के 2 स्तर, प्रारंभिक और उच्च स्तर निर्धारित किए गए हैं तथा प्रत्येक स्तर को भी विभिन्न आयु वर्ग के बालकों में विभाजित कर उनकी आयु के हिसाब से उसका पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है। प्लेटो ने बालकों के लिए अलग, किशोरों के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, प्रौढ़ों के लिए अलग, सभी के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाया है। ठीक है, अगला है, प्लेटो ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसमें नैतिक मापदंडों को उचित स्थान दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था के पाठ्यक्रम में प्लेटो ने धर्म और नैतिकता को उचित स्थान दिया है। प्लेटो नैतिकता की दृष्टि से कुरुचिपूर्ण साहित्य और कलाकृतियों को सहन करने को तैयार नहीं था, यानी इनको कभी भी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं कर सकता था। अगली है कि प्लेटो की शिक्षा दीर्घकालिक चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है जो पूरे जीवन भर चलती रहती है, यानी कि व्यक्ति जन्म लेता है तब से लेकर और वो जब तक राज्य संभालता है, संभालने लायक रहता है, पूरी ज़िंदगी 50 साल की उम्र तक वो शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करता रहता है। अगला है, शिक्षा योजना में प्रत्येक वर्ग को आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वर्ग को, ठीक है, इस योजना में प्रत्येक वर्ग को वही शिक्षा दी जाती है जो उसके लिए आवश्यक है। जैसे सैनिक वर्ग के लिए अलग शिक्षा है कि सैनिक वर्ग को शारीरिक शिक्षा दी गई, उसको दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्पादक वर्ग को केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है, को उनका काम दर्शन की शिक्षा प्राप्त करना या सैनिक शिक्षा प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा में संगीत का सदुपयोग किया गया है। ठीक है, प्लेटो की शिक्षा योजना का एक गुण संगीत का सदुपयोग है। प्लेटो कहता है कि संगीत की महान शक्तियों का विकृत रूप संपूर्ण समाज को भ्रष्ट कर सकता है और उसका सदुपयोग समाज को नैतिक उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है। इसी कारण प्लेटो कला एवं संगीत पर राज्य के नियंत्रण के पक्ष में है। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। अगला चैप्टर हम लेकर फिर मिलेंगे। थैंक यू।